नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। ऐसे में बीजेपी ने इसके लिए मेगा प्लान तैयार किया है। आज पीएम मोदी किसानों के साथ अटल संवाद करने वाले हैं, जिसमें 6 राज्यों के किसानों के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। देश भर में 19,000 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम होना है। ये कार्यक्रम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। देश भर के करीब 1 करोड़ किसान बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो 5 करोड़ किसान पीएम मोदी को सुनेंगे। पीएम के कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के अधिकांश मंत्री किसानों के बीच ही मौजूद रहने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर आज बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में इसको मना रही है। पार्टी आज बूथ स्तर तक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वहीं आज सीएम उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार से राज्य भर से 17 अधिकारी और कर्मचारी सम्मानित भी किए जाएंगे। तो दूसरी ओर पीएम मोदी सुशासन दिवस पर 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के रूप में 18,000 करोड़ रुपए आज ट्रांसफर करने वाले हैं। इस कार्यक्रम को हर ब्लॉक मुख्यालय पर बड़ी स्क्रीन के माध्यम से देखने की व्यवस्था भी की गई है। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, कैसी तैयारियां हैं आज के इस मेगा प्लान को लेकर? देखिए अमित, सुशासन दिवस को लेकर ताकि आम आदमी तक प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचे, शासन की सरकार की नीतियां पहुंचे, इसके लिए न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। वहां पर एक बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई है ताकि मुख्यमंत्री को सीधे उनके संबोधन को सुना जा सके। सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार ने इस दौरान क्या कुछ नीतियां अपनाई हैं, उनका पूरा लेखा जोखा होगा, जिसको सीधे किसान और आम आदमी सुन सकेगा। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअली इस कार्यक्रम से कनेक्ट होंगे। करीब 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और उसमें करीब 9 करोड़ किसानों को जो किसान सम्मान निधि है, जो साल में 6,000 रुपये किसानों के खाते में डाला जाता है, उसकी किस्त भी डाली जाएगी। 18,000 करोड़ के आसपास किसानों को ये राशि हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा अमित, राज्य सरकार अपनी नीतियों को भी, अभी तक जो कामकाज हुए, जो जनता के लिए जो योजनाएं हैं उनको कितना सुलभ किया गया है, उसका लेखा जोखा भी रखेंगे। खासकर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में सरकार और आम जनता के बीच जो कम्युनिकेशन गैप था उसको कम करने की कोशिश की गई, जो डिस्टेंस थी उसको कम करने की कोशिश की गई। खुद मुख्यमंत्री 32 विभाग ऐसे हैं जिनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। जनता अपनी समस्याएं, अपने सुझाव सरकार को दे सके, इसके लिए सीएम हेल्पलाइन खोली गई है जिसका नंबर 1905 है। और ये बड़ी बात है अमित कि इस हेल्पलाइन पर अभी तक 35,000 शिकायतों को तत्काल प्रभाव से सुना गया, उनका निस्तारण भी किया गया। ये कुछ योजनाएं हैं सरकार की जो आज लोगों को बताई जाएंगी। इसके अलावा जो अधिकारी, जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा, राज्य स्तर पर अलग से किया जाएगा। इसके अलावा जिला और ब्लॉक लेवल पर भी ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को आज सम्मानित किया जाएगा। ठीक है सुनील, 2 और बातें बताइए। एक तो मंत्रियों को किस प्रकार जिम्मेदारी बांटी गई है कि आज के इस कार्यक्रम से अधिक किसानों को, लोगों को जोड़ा जा सके, और दूसरी बात यह है कि लोगों के भीतर कितना उत्साह है प्रधानमंत्री को सुनने को लेकर? देखिए अमित, सरकार के स्तर पर तो सुशासन दिवस मनाया जाता है। बीजेपी की भी कोशिश है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों को कनेक्ट किया जाए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। इसके लिए सरकार के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, दायित्वधारी हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है न्याय पंचायत स्तर तक, ब्लॉक लेवल तक, कि वो वहाँ पर कार्यक्रम अच्छे से आयोजित करें। जो तमाम किसान, जो जनता है, उनको वहाँ पर लाया जाए। इसके अलावा पार्टी ने, बीजेपी ने भी खुद बूथ लेवल तक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बूथ लेवल के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने बूथ पर कार्यक्रम आयोजित करें, लोगों की समस्याएं सुने और उन्हें सरकार की नीतियां बताएं कि क्या कुछ सरकार सुशासन की दिशा में, एक जन कल्याणकारी सरकार की दिशा में काम काज कर रही है। इन नीतियों को जनता के बीच रखा जाए और उनकी समस्याओं को सुना जाए। तो राज्य भर में इसकी तैयारियां की गई है। देहरादून में इसका जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो पवेलियन ग्राउंड में आयोजित होगा और इसमें करीब 17 अधिकारी और कर्मचारी राज्य भर से जो उत्कृष्ट जिनकी कार्यशैली रही है उनको भी सम्मानित करने की योजना है। बहुत शुक्रिया सुनील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ी स्कीम अटल आयुष्मान को 25 दिसंबर यानी आज 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें 2.25 लाख मरीजों का अब तक फ्री इलाज किया गया है। अब तक 233 करोड़ रुपए इसके तहत खर्च किए जा चुके हैं। वहीं सरकार का यह लक्ष्य है कि राज्य के हर नागरिक का गोल्डन कार्ड बनाया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है और 2 साल पहले त्रिवेंद्र सरकार ने सबसे बड़ी फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इसी मौके पर शुरू की थी। 25 दिसंबर 2018 को शुरू हुई अटल आयुष्मान योजना में हर परिवार को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है। बीते 2 साल में 2,25,000 लोगों के इलाज पर करीब 230 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पूरे राज्य में 40 लाख लोगों और 1.5 लाख कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। एक स्कीम में जो अब शेष हमारे नागरिक हैं उनके कार्ड बनाने की हम लोग जैसे अभी कर्मचारियों का अभियान चला रहे हैं, उसके बाद अगला अभियान हम लोग चलाएंगे जो लोग इससे आच्छादित हैं और जिन्होंने कार्ड नहीं बनवाए हैं उनको आच्छादित करने का। दूसरा, अभी बहुत सारे चिकित्सालय हैं जो इस स्कीम से बाहर हैं, उनको स्कीम के अंदर लाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। अटल आयुष्मान योजना के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री को योजना की समीक्षा करनी थी, पर मुख्यमंत्री फिलहाल आइसोलेशन में है। वहीं अब तैयारी राज्य के हर निवासी का गोल्डन कार्ड बनाने की है, ताकि हर किसी को स्कीम का फायदा मिल सके। सीएम का कहना है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन की बात कही और वही सरकार का मकसद है। कोई योजना संचालित करते हैं, नई योजना संचालित करते हैं, तो हम उसकी समीक्षा भी करते हैं कि आखिर वो योजना कितनी परिणामकारी हुई है, उससे आउटकम क्या निकला है। तो ये 25 दिसंबर को हम इन सारे विषयों पर भी हम लोग चिंतन करेंगे और अगर कोई कमियां रह गई हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर में सुधार सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार की तैयारी स्कीम से ज्यादा लोगों और अस्पतालों को जोड़ने की है, ताकि हर किसी को मुफ्त और सुरक्षित इलाज की सुविधा मिल सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अटल आयुष्मान योजना को 2 साल पूरे हो चुके हैं और 2.25 लाख लोगों का इलाज अब तक इससे किया जा चुका है, जबकि कई लोग इस स्कीम में अपना इलाज करवा भी रहे हैं। ऐसे ही अपनों का इलाज करा रहे परिवार वालों का कहना है कि अटल आयुष्मान स्कीम और गोल्डन कार्ड से महंगा इलाज भी आसानी से हो पा रहा है। ये दूसरी बार मैं यूज़ कर रहा हूँ आयुष्मान कार्ड। इससे पहले 2 महीने पहले भी मैंने यूज़ किया था और फ़ायदा तो इससे मुझे बहुत अच्छा है। फ़ायदा ही फ़ायदा इससे। तो अगर मेरे पास नहीं होते तो शायद मैं अपनी दादी को नहीं बचा पाता। मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम थी और शल्ले पड़े हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे। आयुष्मान कार्ड हमने लगवाया है तो इससे 2 लाख का खर्चा आया है। फादर स्टोन का काम करते हैं। गवर्नमेंट जिनके साथ हॉस्पिटल के साथ कंस्ट्रक्ट कर रखा है, बट लेकिन ये है कि गरीब आदमी को पहले आने के बाद पता नहीं चलता कि मतलब आयुष्मान कार्ड को प्रोसीजर क्या है, कौन सी बीमारी पर लगना है। वो चीज़ें डिटेलमेंट लगनी चाहिए और एक काउंटर खुलना चाहिए कि जो इससे एडवाइज करे। किसी गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी आते हैं गांव से, उनको पता नहीं होता है कि मतलब कि कहाँ पे हमने कहाँ यूज़ करना है, आयुष्मान कार्ड के साथ क्या लाना है। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आयुष्मान कार्ड हमेशा चलना चाहिए। बहुचर्चित कर्मकार कल्याण बोर्ड से बड़ी खबर है। कोटद्वार में 300 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए दिए गए 20 करोड़ में से ब्रिज एंड रूफ कंपनी ने 18 करोड़ रुपए बोर्ड को वापस लौटा दिए हैं। कंपनी का कहना है कि 2 करोड़ रुपए डीपीआर एवं अन्य प्रशासनिक खर्चों पर खर्च किए गए हैं, लेकिन बोर्ड इससे सहमत नहीं है। बोर्ड ने सभी पत्रावलियां तलब करने के साथ ही बाकी 2 करोड़ रुपए भी वापस करने के लिए कहा है। हरक सिंह के पद छोड़ने के बाद वित्तीय अनियमितताओं में एक मामला ये भी था और इसकी जांच चल रही है। और एक बड़ी खबर ऋषिकेश से है, जहां पर पेयजल निगम के एमडी विपिन चंद्र पुरोहित का निधन हो गया है। ऋषिकेश एम्स में पुरोहित ने आखिरी सांस ली। पेयजल निगम के एमडी कोरोना संक्रमित होने के बाद एम्स में भर्ती करवाए गए थे। 58 साल के पुरोहित वेंटिलेटर पर थे और देर शाम उनका निधन हो गया। बीसी पुरोहित को 7 दिसंबर की रात को एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया था। यहां जांच के बाद उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यहां उनकी हालत निरंतर बिगड़ती चली गई। 7 दिसंबर को ही उन्होंने एमडी पेयजल निगम के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। इससे पहले वो कार्यवाहक एमडी के रूप में निगम का कामकाज संभाल रहे थे। रुड़की से बीजेपी के विधायक प्रदीप बत्रा के अवैध निर्माण को गिराने के आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने बत्रा के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को कहा है कि 2 हफ्ते में कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट को हाईकोर्ट में पेश किया जाए।
दरअसल रुड़की के गौरव पुंडी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर ये कहा था कि विधायक प्रदीप बत्रा और उनके परिवार के सदस्यों ने रुड़की सिविल लाइन में नजूल की जमीन पर अवैध भवन का निर्माण करवा लिया है। इसकी नगर निगम की ओर से भी पुष्टि की गई। अब सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। उधर बीजेपी के विधायक महेश नेगी गुरुवार को सीजीएम कोर्ट में डीएनए टेस्ट के लिए नहीं पहुंचे। सैंपल देने के लिए महेश नेगी ने अभी 15 दिन का और वक्त मांगा है। गुरुवार को कोर्ट में महेश नेगी को डीएनए टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल देना था, लेकिन महेश नेगी ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया और कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 11 जनवरी को अगली तारीख दे दी है। अब 11 जनवरी को महेश नेगी का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। 4 दिनों तक चला उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र पूरा हो गया। सत्र में किसानों की समस्या से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और कोरोना काल में उपजी समस्याओं पर बात की गई। कुछ बिल पास हुए तो हंगामा भी खूब हुआ। दिसंबर से शुरू हुआ विधानसभा का शीतकालीन सत्र विपक्ष की मांग पर एक और दिन के लिए बढ़ाया गया था। इन 4 दिनों में 19 घंटे 10 मिनट सदन की कार्यवाही चली। कुल 485 सवाल सदन में लगाए गए थे। इस दौरान 7 विधेयक भी पारित हुए तो लोक सेवा आयोग की 19वीं सालाना रिपोर्ट, विद्युत नियामक आयोग का साल 2018-2019 का लेखा जोखा भी सदन के पटल पर पेश किया गया। मैं इसके लिए पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि इनके सहयोग के कारण हमारा सदन बहुत व्यवस्थित और बड़े अच्छे ढंग से संपन्न होता रहा है। और इसमें जिस प्रकार से माननीय नेता सदन यानी कि हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी वर्चुअल जुड़े, ये उनकी जो हमारे पॉजिटिव होने के बाद उनका जुड़ना ये दर्शाता है कि संसदीय लोकतंत्र में उनकी बहुत आस्था है। सत्र में बेरोजगारी, किसान, आपदा पीड़ित, कोरोना काल से उपजी समस्याओं के साथ पर्यटन, सिंचाई, समाज कल्याण, खाद्यान्न समस्याओं पर चर्चा केंद्रित रही। तो डिप्टी स्पीकर के ही लाए गए विशेषाधिकार हनन का मामला भी खासा सुर्खियों में रहा। 4 दिन के सत्र में सरकारी कामकाज के साथ साथ हमने विपक्ष के प्रश्नकाल, शून्यकाल, कार्य स्थगन और नियम 53 और आज प्राइवेट डे के रूप में आज का दिन, ये भी विपक्ष को पूरा अवसर मिला कि आप जन समस्याओं को लेकर सरकार से जवाब लें और सरकार के माध्यम से हमने उनको उनका जवाब भी दिया है। सत्र में 4000 करोड़ से ज्यादा का सप्लीमेंट्री बजट भी पास किया गया। विपक्ष ने गन्ना, माल्टा और अनाज के साथ प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान खींचा। तो गन्ना किसानों के भुगतान और कुछ अन्य मामलों में कंप्लीट होमवर्क न होने के कारण विपक्ष को बैकफुट पर भी आना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में हो गया और अब इंतजार अगले यानी बजट सत्र का है, जिसमें इसी साल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है। ऐसे में क्या अगला सत्र गैरसैंण में आयोजित करके सरकार 2021 में भी संदेश देना चाहती है, ये सवाल है। 20 साल में गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात सबने की, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर काम को अंजाम तक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पहुंचाया। ये कहना है कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का। ऐसे में अब इंतजार इस बात का है कि क्या सरकार अगला बजट सत्र गैरसैंण में करेगी। आखिरी फैसला सरकार को करना है और खास तौर पर मुख्यमंत्री को, जिन्होंने 4 मार्च 2020 को अपनी घोषणा से सबको चौंका दिया था। यही वजह है कि बीजेपी सत्र से ज्यादा जरूरी गैरसैंण के डेवलपमेंट को बता रही है। एक पहाड़ी प्रदेश को बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। गैरसैंण को उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया नहीं, करके दिखा दिया है। और सत्र वहाँ चलना न चलना अभी बहुत छोटी बात है। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है, इसके मद्देनजर वहाँ के लोगों को, पहाड़ के लोगों को क्या क्या सुविधा चाहिए, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक लक्ष्य है और सरकार की उपलब्धि भी है। मौके की नजाकत और चुनावी साल को देखते हुए बीजेपी 2021 में गैरसैंण को टॉप एजेंडे में रखना चाहेगी, जिसके विकास पर सरकार अगले 10 साल में 25,000 करोड़ खर्च करेगी। ऐसे में विकास के एजेंडे पर चर्चा के लिए बजट सत्र से बेहतर मौका नहीं हो सकता। वहीं स्थायी राजधानी की बात कर रही कांग्रेस का कहना है कि वो गर्मी ही नहीं बल्कि हर सीजन में गैरसैंण जाने को तैयार है। हम तो शीतकालीन सत्र के लिए भी तैयार थे। अगर सरकार
साहस करती कि शीतकालीन सत्र जो है गैरसैंण में होगा तो हम तो तैयार थे, हम तो बजट सत्र के लिए भी तैयार। साल 2020 के बजट सत्र में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर बीजेपी बाजी मार चुकी है। ऐसे में राजधानी बनने के बाद पहला सत्र आयोजित करके बीजेपी एक और उपलब्धि अपने नाम करना चाहेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पहाड़ की ऊंची चोटियां हल्की बर्फबारी से भले ही कुछ हद तक सफेद हो गई हों, लेकिन बारिश के इंतजार ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आलम यह हो गया है कि पिछले 3.5 महीनों से पहाड़ों पर एक बूंद पानी नहीं बरसा है। मौसम की इस बेरुखी से रबी की फसल चौपट होने की कगार पर है। सर्दियों का सबसे सर्द महीना गुजरने को है, फिर भी इंद्रदेव की मेहरबानी से किसान महरूम हैं। इंद्र देवता की ये बेरुखी रबी की फसलों पर भारी पड़ती दिख रही है। हालात ये है कि गेहूं, मंसूर, सरसों, जौ, चना, मटर को जहां भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं जाड़ों की सब्जियां उगने से पहले ही दम तोड़ने लगी हैं। गुजरा महीना इन फसलों के लिए काफी अहम था, लेकिन पहाड़ों में पिछले 3.5 महीने बिना बारिश के ही गुजर गए। से रबी की बुवाई हुई है तो उससे काफ़ी पहले से ही बारिश नहीं हुई है, और यदि अभी लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो इससे हमारी उपज में थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जो भी हमारी अभी जो मुख्यतः फसल है गेहूं की हो गई और दलहन में मसूर की फसल। हालात यूं ही बने रहे तो रबी की फसलें बिना विकसित हुए ही पकने लगेंगी। ऐसे में फसलों के चौपट होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में आज भी 90% खेती मौसम पर निर्भर है। मौसम की बेरुखी झेल रहे किसानों ने अब सरकार से मदद की फरियाद भी लगाई है। तो बारिश न होने से लगभग सभी फसल में और बरसाती सब्जी में फल फ्रूट को काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसान जिसकी आजीविका फसल पर निर्भर रहती है या बागवानी पर निर्भर रहती है वो बहुत मायूस है। इसमें सरकार को कहीं न कहीं सोचना चाहिए और जिस किसान को इस बारिश न होने से जो नुकसान हुआ है उसको एक भरपूर मुआवजा उसको दिया जाना चाहिए। बीते सालों में पूरे देश में बुआई एरिया कम हुआ है, जो आने वाले दिनों में गंभीर खाद्य संकट की ओर इशारा कर रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। पहाड़ों में इंद्रदेव रूठे हैं, फसलों के साथ ही किसानों की उम्मीदें भी सूखने लगी हैं। अब हर किसान की एक ही उम्मीद है, बरसों रे मेघा, बरसों रे मेघा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तर भारत के सबसे बड़े चर्च में शुमार कोटद्वार के चर्च में क्रिसमस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चर्च को लाइट से सजाया गया है और साथ ही क्रिसमस के मौके पर चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन भी किया जाएगा। हालांकि कोरोना के चलते इस बार लोगों को चर्च के भीतर जाने पर मनाही होगी। क्रिसमस के मौके पर भी चर्च के गेट आम जनता के लिए बंद रखे जाएंगे। क्रिसमस ईव पर भी कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उधर हरिद्वार के कनखल में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां हर साल खासतौर पर क्रिसमस मनाया जाता है और ये परंपरा सालों से चली आ रही है। क्रिसमस ईव पर भी यहां क्रिसमस ट्री बनाया गया, जिसमें प्रभु यीशु के साथ मैरी के भी चित्र लगाए गए और रंग बिरंगे अंदाज में इसको सजाया गया। नैनीताल जितना अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, उतना ही खूबसूरत यहाँ के चर्च भी हैं, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल खूबसूरत गिरजाघरों का भी केंद्र है। नैनीताल का मेथोडिस्ट चर्च, जो भारत के पुराने चर्च में से एक है, 1860 में अंग्रेजों ने इसे बनवाया था। झील के किनारे बना ये चर्च मेथोडिस्ट लोगों की आस्था का केंद्र है। शहर के ऊपरी हिस्से में बना सेंट जोस चर्च यहाँ का सबसे पुराना चर्च है। ये चर्च 1848 में बनकर तैयार हुआ। ये यूरोपीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। जिस वक्त ये जगह तय की गई 1844 में, उस वक्त 7 घर निर्माणाधीन थे आरपाटा क्षेत्र में और नैनीताल वसाहत की प्रारंभिक दौर में था। तो बिशप साहब ने इस जगह को स्वीकृति दे दी और उन्होंने कमिश्नर लुसिंगटन को आदेशित किया कि ये जगह चर्च को दे दी जाए। मॉल रोड पर स्थित सेंट फ्रांसिस चर्च शहर का कैथोलिक चर्च है, जो 1907 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी स्थापना से पहले यहाँ एक छोटा सा गिरजाघर था, उसी में ईसाई लोग प्रार्थना करते थे। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च की स्थापना यूरोपीय शैली में हुई, जो आज भी कायम है। मन को छू लेने वाली इस चर्च में जो तस्वीरें हैं, वो इटली से लाई गई थी। इन चर्चिस को अब पर्यटन से भी जोड़ने की तैयारी है।
यहाँ लाइट की आवश्यकता नहीं होती है जब इसमें दिन में, क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश पड़ने से वो चमकता है। ये इटली से लाया गया है, इसलिए भी ये मशहूर है। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि सरोवर नगरी न सिर्फ सैर सपाटे के लिए बल्कि ईसाइयों के लिए भी आस्था का केंद्र है और इसकी खूबसूरती कायम है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और चले पहाड़ एक्सप्रेस में खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। ऋषिकेश के तहसील चौक पर गौरा देवी की मूर्ति लगाने पर हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक रोक लगा दी है और साथ ही नगर निगम ने 28 दिसंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी रेलवे बरेली मंडल के 2 अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। उत्तराखंड क्रांति दल की अल्मोड़ा में एक बैठक हुई जिसमें इंद्रमणि बडोनी की आज जयंती पर उन्हें याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर गढ़वाल में हुई लाखों की चोरी के मामले में 4 महीने बाद पुलिस ने कश्मीर निवासी आरोपी को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया। रुड़की में कीमती कैमरा चोरी होने के मामले में सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। 7 दिसंबर को एक शादी समारोह में फोटोग्राफर का कीमती कैमरा चोरी हो गया था। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।